चलें तो देखते हैं आज हमारा ये टॉपिक है वो कक्षा 9th और 11th दोनों में ही चैप्टर है, उससे रिलेटेड है। चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा, सामर्थ्य, वर्क, एनर्जी, पावर। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जनरल टॉपिक है, कॉमन है ये। कार्य यानी वर्क W, एनर्जी यानी कि E, सामर्थ्य यानी पावर यानी P। ठीक है, तीनों ही अदिश राशियाँ हैं ये। तो ये टॉपिक दोनों ही क्लासों में है, 9th में भी है, 11th में भी है ये। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एनर्जी को। ठीक है, उसके बाद एनर्जी को देखेंगे, एनर्जी के प्रकार देखेंगे, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वर्क से इम्पोर्टेंट है। पेपर की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये दोनों है। ठीक है, वर्क को हम किसी दिन अलग वीडियो में ही लेके आएंगे। अभी हम एनर्जी और सामर्थ्य देखेंगे, तो आज की वीडियो में केवल एनर्जी देखते हैं। और इसकी जो थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वो भी देखेंगे। इसमें अगर होगा तो इसमें, नहीं तो सेकंड वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी की, यानी ऊर्जा। ऊर्जा यानी ई से प्रदर्शित करते हैं एनर्जी को। और मात्रक किसी प्रकार का कार्य हो, किसी प्रकार की एनर्जी हो, सबके मात्रक समान होते हैं, जूल। और इसकी डायमेंशनल जो होती है, विमा होती है, वो होती है ml² T-2। चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे वो किसी प्रकार का वर्क हो, सबकी विमाएँ समान होती हैं। किसी भी फॉर्मूले से निकाली जाए, यही निकल के आएगी। तो ऊर्जा क्या है? तो ऊर्जा को विज्ञान में कार्य की दृष्टि से देखा जाता है। यानी कि अगर कोई वस्तु कार्य कर रही है, अगर किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है या कार्य कर सकती है, ठीक है, तो इसका अर्थ है कि उसमें ऊर्जा है। तो कार्य ही ऊर्जा की माप है। कार्य ही ऊर्जा की माप है। यानी कि ऊर्जा होगी तो कार्य होगा, ऊर्जा नहीं होगी तो कार्य नहीं होगा। ऊर्जा किसी भी स्वरूप में हो सकती है। तो कार्य ही ऊर्जा की माप है। जब तक किसी वस्तु में ऊर्जा होती है, तब तक ही वह कार्य कर सकती है, इसके अन्यथा वो कार्य नहीं कर पाएगी। जैसे हमारी मोटरसाइकिल में पेट्रोल है टंकी में, तो पेट्रोल मतलब रासायनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ मतलब रासायनिक ऊर्जा। तो जब तक हमारी टंकी में पेट्रोल है, जब तक उसमें रासायनिक ऊर्जा है, जब तक ये पेट्रोल रहेगा, जब तक ये गाड़ी चलेगी। और जैसे ही ये पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, गाड़ी बंद हो जाएगी, यानी कि उसकी ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी। कोई भी इंजन हो, जब तक ऊर्जा है, जब तक कार्य होगा, ऊर्जा नहीं है, कार्य नहीं होगा। कोई व्यक्ति हो, जब तक उसके शरीर में ऊर्जा है, तब तक वो कार्य करेगा। ऊर्जा नहीं होगी, थक जाएगा, कार्य नहीं कर पाएगा। तो कार्य की माप जो होती है, वो ऊर्जा से होती है। तो कार्य ही एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा ही कार्य होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के समरूप होते हैं या समतुल्य माने जाते हैं। तो कार्य एक प्रकार की ऊर्जा है, और जब तक किसी वस्तु में
ऊर्जा होती है कार्य कर सकता है वो, अन्यथा कार्य नहीं कर सकता है। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो किसी कर्ता या किसी मशीन के द्वारा, छोटी सी परिभाषा बिल्कुल, लेकिन विस्तार काफ़ी है, किसी कर्ता यानी व्यक्ति या किसी मशीन यानी कि जैसे ट्रैक्टर है, जेसीबी है, XYZ इंजन है, के द्वारा कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, मात्रक इसका जूल होता है। ठीक है। अब ऊर्जा के बाद जब ऊर्जा के जो प्रकार आते हैं तो ऊर्जा के प्रकार में क्या देखते हैं हम कि मुख्य रूप से ऊर्जा के दो प्रकार देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड की गई है ऊर्जा। एक की गई है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, और एक स्थितिज ऊर्जा। तो ऊर्जा के दो रूप हैं मुख्य रूप से, जिसमें डिवाइड किया गया विज्ञान में ऊर्जा को गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा इसे के से प्रदर्शित करते हैं, के ई भी लगा देते हैं, के भी लगा देते हैं, और इसे यू से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यू और कैपिटल के। ये गतिज ऊर्जा और ये स्थितिज ऊर्जा। तो अब हम गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का सूत्र देखेंगे, गतिज ऊर्जा की परिभाषा देखेंगे, फिर इसका उपयोग देखेंगे कि किस प्रकार के इसके सवाल बनते हैं, क्योंकि गतिज ऊर्जा से अधिकांशतः 11th में और 9th में सवाल बन जाता है। तो यहाँ पे हम गतिज ऊर्जा नंबर 1, गतिज ऊर्जा। गतिज देखो गति आ रही है इसमें, तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण या वेग के कारण ऊर्जा को ऐसे लिख सकते हो के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण है गतिज ऊर्जा, वेग के कारण है यानी गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे हमारे पास एक ट्रक है, ठीक है, एक मान लो कार है, ठीक। अब ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल के आ रहा है और ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल के आ रही है, समझना। चाल तो दोनों की समान हो गई, लेकिन देखने वाली बात है ये भारी है ये हल्की है, तो किसमें गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, ट्रक में या कार में? तो ट्रक में गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, इसका द्रव्यमान कम है। तो अब कार से टकरा जाओगे तो गिर जाओगे, गिर के उठ के चले जाओगे भाई, ठीक है। तेज़ टकरा जाओगे थोड़ा ज़्यादा चोट खा जाओगे, और ट्रक से टकरा जाओगे तो शायद है कि हरिद्वार पहुंच जाओगे, है ना। तो क्योंकि इसमें ऊर्जा, अब ट्रेन से टकरा जाओ जाके, तो ट्रेन तो चलती है भाई बहुत तेज़, तो ट्रेन से टकराने में ट्रेन की स्पीड 135 130 होती है, और वजन भी होता है बहुत, द्रव्यमान भी बहुत है ना। तो ट्रेन से टकरा गए, 2-4 सेकंड लगते हैं, पता नहीं चलता है कब आदमी ज़िंदा था कब मर गया, क्योंकि इसमें ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो जो वो वहाँ से हमें लगता है ना फोर्स, बहुत ख़तरनाक लगता है। तो गतिज ऊर्जा गति कारण ऊर्जा, जैसे हमारे पास अभी आंधी आ जाए, ठीक, तेज़ आंधी आ जाए, तो छत पे रखी टीन वगैरह क्या होंगी, उड़ जाएंगी। क्यों उड़ जाती हैं? क्योंकि तेज़ चलती हुई हवा में क्या है, ज़्यादा ऊर्जा है।
हवा धीमे धीमे चल रही है, वायु धीमे धीमे चल रही है, तो उसमें इतनी ऊर्जा नहीं है कि वो टीन को उड़ा सकती है। लेकिन अगर वही आंधी चलने लगे तो छत पे टीन रखी होगी, क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। क्योंकि टीन के ऊपर और नीचे के दाब में अंतर आ जाएगा और टीन उठ के और चली जाएगी। रास्ते में कोई पड़ गया तो गर्दन काट देगी, ये स्थिति है। तो जिस वस्तु का वेग जितना ज़्यादा होगा उस वस्तु की गतिज ऊर्जा भी उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ रहे बात को। अब जैसे साइकिल है, साइकिल धीमे धीमे चलती है ना। अब कोई जा रही हो, पीछे से पकड़ के खींच लो, रुक जाएगी। अब तुम कहो मोटरसाइकिल खींच लो तो नहीं रुकेगी। अब तुम कहो ट्रक को पकड़ लो पीछे, तो घस से हिट चले जाओगे, है ना, खुचर जाओगे पूरा वहाँ में। तो देख के पकड़ना है, साइकिल पकड़ लो रुक गई, मोटरसाइकिल पकड़ लो तो थोड़ा घसटोगे, ट्रक पकड़ लो चलता हुआ 50 की स्पीड में तो तुम्हें खचर जाओगे, हैं, तो खाल वाल पट जाने तुम्हारी पूरी। तो जिस वस्तु में, यानी जिस वस्तु का वेग ज़्यादा उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा, और जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा उसकी गतिज ऊर्जा, क्योंकि इसका सूत्र होता है K बराबर 1/2 mv²। यानी K निर्भर कर रहे हैं द्रव्यमान पे, K अनिक्रमानुपाती m है और K अनिक्रमानुपाती वेग का स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर m ज़्यादा तो K ज़्यादा, वेग ज़्यादा तो K ज़्यादा। तो ध्यान रखना, छोटी छोटी गाड़ियाँ पकड़ना है तुमको, है, बड़ी गाड़ी नहीं पकड़ना है, वरना नहीं कहना पता नहीं था। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा क्या होती है, उसकी गति कारण, यानी कि वेग के कारण ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसे K से प्रदर्शित करते हैं, इसे K से प्रदर्शित करते हैं, और एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक जूल होता है। जूल होता है, और यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक, ये हमारी गतिज ऊर्जा हो जाती है। अब हम इसका सूत्र निकाल रहे हैं, यानी डेरिवेशन छोटा सा है, तो देखें इसका सूत्र कैसे निकलेगा गतिज ऊर्जा का। तो एक चित्र बनाएंगे और सूत्र निकालेंगे। अच्छा इम्पोर्टेंट सूत्र है, बार बार फिजिक्स में लगता रहता है, ये केमिस्ट्री में भी लगता रहता है, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है, इम्पोर्टेंट सूत्र में आता है। तो गतिज ऊर्जा के सूत्र की स्थापना, या व्यंजक या सूत्र कुछ भी लिख लो, जैसी भाषा हो आपकी। गतिज ऊर्जा के सूत्र की स्थापना, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये हो गया है कोई तल, यहाँ पे हमारी कोई वस्तु रखी है, इसका द्रव्यमान m है। ठीक, ये जब हमने इस पे बल F लगाया तो ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हो गई, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन आ गया इसमें। तो s दूरी तक ये यहाँ से यहाँ चली गई, पहुँच गई वस्तु हमारी। तो इसका जो वेग था, प्रारंभिक वेग u था, या खड़ी थी या चल रही थी। यहाँ पे अंतिम वेग इसका v हो गया, यानी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो इसमें एक्सीलरेशन यानी त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, वेग में चेंजिंग होगी, तो a, ये हमारा डायग्राम बन गया। तो माना कि एक वस्तु m द्रव्यमान की किसी तल पर रखी है, जब इस वस्तु पर बल F लगाया जाता है तो बल में वस्तु में विस्थापन s हो जाता है, और वस्तु का वेग u से बदलकर v हो जाता है, अर्थात वस्तु में त्वरण a उत्पन्न हो जाता है। तब कार्य के सूत्र से तब किया गया कार्य, इस बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, उसी को हम ऊर्जा कहेंगे। तो W बराबर F इंटू S। ठीक, ये कार्य का सूत्र हो गया। कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। अब चूंकि F बराबर होगा m इंटू ए, ये बल के सूत्र से है, F बराबर m इंटू ए, इसको उठा के हम यहाँ रख लेंगे। तो W बराबर हो जाएगा हमारा m a और s, इसको समीकरण 1 बना दो और ऐसे करके यहाँ पे छोड़ दो। ठीक, इतना काम हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, इस बल के द्वारा इस वस्तु पर कितना कार्य हुआ, W बराबर F इंटू एस। F बराबर m इंटू ए, m द्रव्यमान है, a त्वरण है, एक्सीलरेशन, तो W बराबर m a s। अब यहाँ पे देखो s हमारा विस्थापन है, u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, और a इसमें देखो त्वरण है। चार राशियाँ दिख रही हैं, और गति के तीनों समीकरण में ये चारों राशियाँ केवल लाइट चली गई।
गति के समीकरण में ये चारों राशियां केवल गति के तीसरे समीकरण में ही प्राप्त होती हैं। देखो पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, इसमें t नहीं है, ये नहीं लगाएंगे। दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको भी नहीं लगाएंगे, इसमें भी t है क्योंकि इसमें v नहीं है। इसमें s तो है, u तो है, a तो है, लेकिन v नहीं है तो ये भी नहीं लगाएंगे। तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v है, v भी दिख रहे हैं, u है, u भी दिख रहे हैं, a है, a भी दिख रहे हैं, s है तो s भी दिख रहे हैं, तो यही समीकरण लगा देंगे हम उठा के। तो यहाँ पे लिखेंगे गति के तीसरे समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से। तो गति के तीसरा समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। अब यहाँ पे देखो दिख रहा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और w बराबर क्या है यहाँ पे, w बराबर ma और s, क्लियर। अब यहाँ पे a का मान यहाँ से बना सकते हो आप, देखो a का मान यहाँ से बना सकते हो। a बराबर अगर हम देखें तो क्या बन जाएगा, w अपॉन ms बन जाएगा। तो यहाँ पे a बराबर w अपॉन ms, v स्क्वायर बराबर, अगर इसकी अवस्था हम प्रारंभिक वेग शून्य मान लें तो ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 जैसे कि तैसे रखो, a का मान रख दो w अपॉन ms, और यहाँ पे s है, s से s कट गए, ठीक है, m यहाँ पहुँच गए और 2 नीचे आ जाएंगे, w का सूत्र बन जाएगा। तो देखो v स्क्वायर m जे यहाँ गए और अपॉन में आए जे नीचे 2 और बराबर में हो गए w, अच्छे से लिख दो w बराबर 1/2 m v स्क्वायर। कार्य निकल आया, काय के कारण, इस बल के द्वारा किया गया कार्य जूल में आ गया। इसी कार्य को ऊर्जा कहेंगे तो यहीं लगा देंगे w बराबर k, तो सूत्र बन जाएगा k बराबर 1/2 mv स्क्वायर। यही गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, मात्रक हो जाएगा जूल, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, यहाँ पे w का सूत्र, इस बल द्वारा किया गया कार्य w बराबर f इंटू एस, बल इंटू विस्थापन, F बराबर m इंटू ए, तो W बराबर MAS। यहाँ से A का सूत्र बना लो आप, तो A बराबर बन जाएगा W अपॉन MS। और गति का तीसरा समीकरण लगा दो, प्रारंभिक वेग यहाँ पे तो वस्तु हमने विरामावस्था मान ली तो प्रारंभिक वेग इसका शून्य हो गया, बल लगाया तो वस्तु यहाँ जाकर विस्थापित हो गई। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस 2 और a के स्थान पे ये वाला मान रख दो, और s से s काटोगे 2 नीचे आ जाएंगे, m यहाँ चला जाएगा, तो w बराबर आ जाएंगे 1/2 mv स्क्वायर, और w यानी कार्य है, कार्य ही ऊर्जा है, तो w बराबर k बराबर 1/2 mv स्क्वायर। तो ये हमारा गतिज ऊर्जा का सूत्र प्राप्त हो जाता है। और इस सूत्र से देखोगे तो काफ़ी सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे। अब चूँकि लाइट चली गई है, मुझे गर्मी लग रही है यार, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि अनुक्रमानुपाती m 1/2 को नियत मान लो, नियत मान है तो k अनुक्रमानुपाती m हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान के बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। द्रव्यमान के बढ़ने पर गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि अनुक्रमानुपाती है। और नंबर सेकंड में k अनुक्रमानुपाती वेग का स्क्वायर, यानी कि वेग के बढ़ने पर भी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक। तो ये हमारी गतिज ऊर्जा का टॉपिक हो गया कंप्लीट। तो ये ऐसे सूत्र निकालते हैं, इसकी परिभाषा होती है। अब इसके आगे, अब गतिज ऊर्जा के आगे हम देखेंगे अगले टॉपिक में देखेंगे, आज नहीं देखेंगे, स्थितिज ऊर्जा, और दोनों के सवाल एक साथ ही देख लेंगे, ठीक है।